नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। इस साल यानी साल 2015 में सियासत की दुनिया में सबसे बड़ा फैसला हुआ है। लंबे समय से एक होने की कवायद में जुटे जनता परिवार का विलय हो गया है और अब बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। 6 पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, एसपी, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल और आरएसपी ने एक झंडे के नीचे आने का फैसला किया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह ऐलान किया कि जनता परिवार का विलय हो चुका है, जिसका औपचारिक ऐलान मुलायम सिंह यादव करेंगे। आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव को ही जनता परिवार के विलय की जिम्मेदारी दी गई थी। जो जनता परिवार 6 दल के बाद थे, वो विलय हो चुका है। इसकी फाइनलिटी माननीय मुलायम सिंह जी घोषणा करेंगे, क्योंकि वही अधिकृत है। एक झंडा एक निशान। अब बीजेपी को भगाने के लिए मांग रहा है हिंदुस्तान, तो हम लोग अपना बना लिया। आरएसपी नेता नरेश अग्रवाल ने यह कहा कि बीजेपी जनता परिवार से काफी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और सभी दलों ने मुलायम सिंह में आस्था जताई है। देखिए, हमें लग रहा भाजपा काफी डरी हुई है और इस उम्र तरह तरह की अफवाहें फैला रही है, तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। उन्हें चाहती है सब एक साथ मिल जाए। वो जानते हैं कि मिल गए तो देश का सबसे बड़ा विकल्प खड़ा हो जाएगा। इस तरह की बातों को प्रचार कर रहे हैं। विलय के लिए सब कुछ तय हो गया है। मुलायम सिंह ने सबने आस्था व्यक्त कर दी, नेताजी को नेता मान लिया है। अब सिर्फ चुनाव आयोग की औपचारिकता बाकी रहेगी, वही हो रहा है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए जनता दल परिवार बन गया है। बस इलेक्शन कमीशन की औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, अपने आप में डिक्लेयर हो जाएगा। और इस जनता परिवार की ताकत की अगर बात करें तो इसमें शामिल होने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोकदल, आरएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। और मौजूदा स्थिति में अगर इन पार्टियों की ताकत संसद में देखें, नंबर में देखें, तो लोकसभा में एसपी के 5, आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, जेडीएस के 2 और आईएनएलडी के 2 सदस्य हैं, यानी कुल 15 सदस्य हैं। हालांकि राज्यसभा में उच्च सदन में जनता परिवार की ताकत बड़ी है। यहां एसपी के 15, जेडीयू के 12, आईएनएलडी, जेडीएस और आरजेडी के एक सदस्यों को मिला दें तो कुल 30 सदस्य हैं। ऐसे में मोदी सरकार को इस ताकत से कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि जनता परिवार की एकजुटता की बुनियाद एक बड़ी राजनीतिक मजबूरी है। यह मजबूरी सभी पार्टियों को एक साथ आने के लिए रास्ते तैयार कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन सभी दलों को चौकन्ना कर दिया जो जनता दल से निकले हैं और जिनकी राजनीति मंडल युग के बाद जातिगत समीकरण साधते हुए खड़ी हुई है। बीते लोकसभा चुनाव में जनता ने क्षेत्रीय दलों का ये समीकरण ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इन सभी दलों के सामने वजूद का संकट आ खड़ा हुआ है। पिछली लोकसभा में 22 सीटें रखने वाली एसपी आज महज 5 सीटों पर सिमट चुकी है, तो बिहार में 20 सीटें रखने वाली जेडीयू महज 2 सीटों पर आ गई है। लालू यादव के चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के बाद अब आरजेडी के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। तो कर्नाटक में बीजेपी वर्सेज कांग्रेस की सीधी टक्कर में देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस की भूमिका लगातार घटती जा रही है, सिमटती जा रही है। चौटाला के जेल जाने के बाद आईएनएलडी का भविष्य भी अकेले सुरक्षित नहीं रह गया है। तो मजबूरियों में एक साथ हुए इस परिवार को लेकर कई सवाल भी हैं और बड़ा सवाल यह है कि जनता परिवार कब तक एक झंडे के नीचे रह पाएगा। जनता परिवार का इतिहास ही इसके मजबूत अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करता है। 1988 में पहली बार जनता दल वजूद में आया था, जब वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल एक झंडे के नीचे एकजुट हुए। 1989 में जनता दल की बीजेपी के सहयोग से सरकार भी बनी और वीपी सिंह पीएम बने, लेकिन कुछ ही महीने बाद देवीलाल का तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एसआर बोम्मई से विवाद हुआ और देवीलाल के साथ चंद्रशेखर ने 54 सांसदों के साथ पार्टी तोड़ दी। 5 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने देवीलाल के साथ मिलकर समाजवादी जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के सहयोग से पीएम भी बन गए। उस वक्त देवगौड़ा और मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ थे, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार सिर्फ 6 महीने में गिर गई और 4 अक्टूबर 1992 को चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में सेंध तब लगी जब मुलायम ने अलग होकर समाजवादी पार्टी बना ली।
और 21 जून 1994 को जनता दल फिर बंटा। पार्टी के 14 सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अलग हो गए, जिसका नाम बाद में समता पार्टी रखा गया। 1997 में एक बार फिर जनता दल टूटा, जब लालू यादव के नेतृत्व में 5 जुलाई 1997 को आरजेडी अस्तित्व में आई। तो 1997 में बीजेपी से तालमेल को लेकर ओडिशा में पार्टी टूट गई। ओडिशा के नेता बीजेपी से तालमेल के पक्ष में थे, लेकिन शरद यादव राजी नहीं थे। पार्टी टूटी और बीजू जनता दल का गठन हुआ। 1997 में ही कर्नाटक में भी पार्टी को झटका लगा। रामकृष्ण हेगड़े ने लोक शक्ति के नाम से अलग पार्टी बना ली। 1998 में समता पार्टी से अलग होकर ओम प्रकाश चौटाला ने आईएनएलडी बनाई। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से तालमेल को लेकर जनता दल फिर दो खेमों में बंटा। देवगौड़ा खेमे ने अलग दल बना लिया और असली जनता दल पर दावा किया। मामला चुनाव आयोग गया, फिर आयोग ने चक्र चुनाव निशान जब्त कर लिया। इसके साथ ही जनता दल खत्म हो गया। शरद यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी और देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर। 1999 में जेडीयू और समता पार्टी का विलय हुआ। साल 2000 में जेडीयू में एक और विभाजन हुआ। रामविलास पासवान 4 सांसदों के साथ अलग हुए और लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। तो इतने धड़ों में बटे इस परिवार के अब 6 ग्रुप आपस में मिलकर एक फिर से परिवार इन लोगों ने बनाया है और इसीलिए इस पर सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई जो ताजा खबर है, ताजा अपडेट है, ये आपको बताएं। नीतीश कुमार और मुलायम सिंह के चल रही, इन दोनों के बीच में जो बैठक चल रही थी ये खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। इस बैठक के बाद नीतीश ने यह कहा है कि मुलायम सिंह जनता परिवार के विलय का औपचारिक ऐलान जल्द ही करने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। साइकिल पर संग्राम की बात आपको दिखाते हैं। साइकिल के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कटाक्ष किया कि सीएम के पास काम नहीं है, फुर्सत में है, इसलिए वे साइकिल चला रहे हैं। और इस पर जब अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने झट से कहा, जो साइकिल चलाता है वो पर्यावरण बचाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास काम तो कुछ है नहीं, अब वो साइकिल नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा? काम धाम कुछ बचा नहीं है। उद्घाटन भी वो कर रहा है जो मेरी सरकार में काम शुरू कर दिए गए थे। बाकी सबको आए दिन घोषणाएं करता रहता है, जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। साइकिल तो स्वास्थ्य ठीक रखती है। जो साइकिल चलाएगा वो पर्यावरण बचाएगा, साथ ही साथ में अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो साइकिल की खिलाफत करते हैं, साइकिल चलाने को बुराई मानते हैं, ये साइकिल बच्चों की है, किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है। तो साइकिल तो ज्यादा चलानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। और मैं तो कहूंगा अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है और अपना दिन भर खुश रहना है तो साइकिल जरूर चलाएं। तो लगे हाथ स्वास्थ्य को लेकर नसीहत भी दे दी अखिलेश यादव ने। दरअसल लखनऊ में आज नेशनल साइकिलिंग 2015 का आयोजन किया गया। अखिलेश यादव ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद भी साइकिल चलाई। इसी को लेकर आज लखनऊ में सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिखा। हमारे साथ मंत्री, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री भुवनेश कुमार साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम। और अब आई डिमोशन की बारी। जी हां, प्रमोशन में रिजर्वेशन पर 2 पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। 2 साल से चुप रही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने पर अब हरकत में आ गई है और इसी के तहत सिंचाई विभाग में डिमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी अधिकारी डिमोट होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को गैर कानूनी बताया था और इस मामले में अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अवमानना को लेकर। वहीं आरक्षण समर्थकों ने शपथ लेते हुए कहा है कि जिस सरकारी विभाग का सेवा संगठन आरक्षण का विरोध करेगा उस सेवा श्रमिक संगठन से दलित कार्मिक तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देंगे। आपको बताएं कि कल यूपी में 8 लाख आरक्षण समर्थक अपने मुख्यालयों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम सरकार से ही मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, जब आपने आदेश में संशोधन कर दिया, जो 28 अप्रैल को आदेश किया था उसमें ही आपने कहा था, उस आदेश को संशोधित कर दिया है कि पदोन्नत कर दिया जाए, तो वो सब पे लागू हो जाता है। लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी है, एंडोर्समेंट नहीं दिया। बाकी सब विभागों को अगर कॉपी देंगे ये
हो सकता है सरकार को कुछ ऐसा हो कि आंदोलन भड़क जाएगा, कुछ होगा, इस वजह से सरकार डर रही है। एक एक विभाग में हमारे ख्याल से किया जाएगा ये। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 3 साल से पूरे मामले को लटकाए हुए। अगर सरकार सही तरीके से हमारी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे तो कल का निर्णय निश्चित ही हमारे पक्ष में आए, क्योंकि एम नागराज के केस में ये डिसीजन हो चुका है कि पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने के पहले राज्य सरकारें उसका एक कमेटी बनाकर प्रतिनिधित्व की दक्षता की हमारी जो पिछड़ापन है उसका एक वो बना ले, उसकी पूरी सूची बना के और ये देख ले, इसके बाद पदोन्नतियों लागू कर सकती हैं। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा दिलाने पर राजनीति के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान उन्नाव पहुंचे। संजीव बालियान ने किसानों की बदहाली के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब नुकसान बड़ा है तो प्रदेश सरकार सिर्फ 744,000 करोड़ ही केंद्र से क्यों मांगे। राजस्व अधिकारी ऑफिसों में बैठकर गलत सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उन्नाव में बन रहे सीएम अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट हाईटेक सिटी पर कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित कर रही है। हमें अगर जमीन चाहिए तो सड़क के लिए चाहिए, रेल के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए। हम ये प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार नहीं है। यहाँ की तरह उत्तर प्रदेश सरकारों में जो खेल हुआ है, नोएडा में किसानों की जमीन छीन कर जो प्राइवेट बिल्डर्स को दी गई है, चाहे मायावती की सरकार हो चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, दोनों सरकारों ने खेल किया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल नहीं करती। उधर कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव ने गाजियाबाद में यह कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसानों को पहले फेज में 200 करोड़ रुपए किसानों के लिए रिलीज किए जा चुके हैं। साथ ही किसानों की मौत मामले में 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 2 लाख की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। फसल नुकसान पर सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। किसानों को 5 लाख तो दुर्घटना बीमा, उसके साथ साथ 2 लाख मुख्यमंत्री कोष, इस तरीके से 7 लाख रुपए उसके परिवार को सरकार की ओर से मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार फसलों के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के मौजूदा नॉर्म्स की समीक्षा कर रही है और इसका मकसद सूखा और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा राशि में इजाफा करना है। जेटली ने यह बताया कि इस सिलसिले में कई राज्यों ने मांगे भी रखी हैं। उन्होंने ये बताया कि मामले में सरकार जल्दी फैसला लेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेमौसम बारिश से 13 राज्यों के करीब 106 लाख हेक्टेयर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। और इन सब के कारण नाम के स्वाद के लिए इस साल आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बेमौसम बारिश से उत्तर प्रदेश में करीब 30% आम की फसल खराब हो चुकी है और इसके चलते किसानों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें दूसरे किसानों की तरह फसल नुकसान पर मुआवजा नहीं मिलता है। आम उत्पादकों की सरकार से अब ये मांग है कि उन्हें भी किसान के तौर पर मान्यता दी जाए ताकि उन्हें भी बाकी सुविधाएं मिल सकें, राहत मिल सके। ऑल इंडिया मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन ने मदद के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का भी फैसला किया है। बुलंदशहर में 5,000 के इनामी बदमाश आरिफ का एक वीडियो सामने आया है। हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जिसमें उसे एक पार्टी में पिस्तौल लहराते हुए डांस करते हुए दिखाया गया है। आरिफ पर 45 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। आरिफ के साथ एक प्रोफेशनल डांसर भी डांस करते हुए वीडियो में देखी गई है। हैरानी की बात यह है कि यह घटना कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर मदर गेट इलाके में आरिफ की शान में करवाया गया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक तब नहीं लगी। तो ये है आरिफ जो एक प्रोफेशनल डांसर के साथ डांस कर रहा है। आरिफ पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 45 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इसे 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये उससे पहले का वीडियो है और ये वीडियो में वो डांस करते हुए दिख रहा है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर यह आयोजन किया गया था, जिसमें आरिफ दिख रहा है।
और अब आगरा की बात। आगरा में देर रात हुए बम धमाके के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। मकान के आसपास रह रहे लोगों का यह कहना है कि मकान में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे और अब वे लापता हो गए हैं। वहीं पुलिस ने कहा है कि वो इसकी भी जांच करेगी। आगरा में देर रात जिस तरह से धमाका हुआ, ऐसे पहले हल्के में लिया गया, लेकिन अब नए खुलासे इस पर हो रहे हैं। मकान के आसपास रह रहे लोगों ने ये कहा है कि मकान में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे जो इस ब्लास्ट के बाद से नहीं दिख रहे हैं, वो लापता हो गए हैं। पुलिस ने अब कहा है कि वो इस एंगल से भी इस मामले की जांच करेगी। तो आगरा के रकाबगंज इलाके में 2 मंजिला मकान में हुए धमाके में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। मकान के मलबे में देसी बम मिले हैं। इस घटना में विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। ताजमहल से कुछ ही दूरी पर हादसा होने की वजह से पुलिस काफी सतर्कता से अब जांच कर रही है। पुलिस भी काफी सतर्क है। आपको बताएं, तेज धमाके के साथ होटल संचालक का ये 2 मंजिला मकान ढह गया था। इस विस्फोट में 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों में भी दरारें आ गईं। कल ये थाना रकाबगंज क्षेत्र में बालूगंज के इलाके में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें पूरा घर का ऊपरी छत नीचे आ गया है। मलबे में दब करके 2 लोगों की मृत्यु हुई है। दोनों लड़कियां हैं और 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जो उपचार में इस समय अस्पताल में हैं। और फर्जी ट्रेनी आईएएस रूबी चौधरी मामले में एसआईटी की टीम आज मेरठ पहुंची। एसआईटी की टीम ने रूबी के पति के जीजा करणपाल सिंह से पूछताछ की। दरअसल रूबी चौधरी इंचौली थाना क्षेत्र के गंगा सागर इलाके में अपने पति वीरेंद्र के साथ एक मकान में रहती थी। यह मकान वीरेंद्र के जीजा का है, जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। भदोही के मिर्जापुर जिले की सीमा पर 2500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बीएचयू के पुरातत्व विभाग की टीम को अगियावीर और द्वारिकापुर गांव को खुदाई के दौरान ये अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियों से बने औजारों के हिस्से, कीमती पत्थर, तांबे की वस्तुएं और छोटे मनके जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। अनुमान है कि सभ्यता 6ठी शताब्दी के बौद्ध काल की है, जिसे उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृत भांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये इलाका उस समय बनारस का था और यहां कारीगर रहा करते थे। ये जो वर्तमान समय में 2015 में जो ये खुदाई चल रही है, ये क्षेत्र विशेष रूप से कारीगरों की बस्ती के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं उसमें कुम्हारों के आवे और कारीगरों के वर्कशॉप के रूप में ये स्थान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर उपलब्धियां मिल रही हैं, जो चीजें दिख रही हैं और जो सामग्री उपलब्ध हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ कारीगर लोग निवास करते थे और वो अपने सामानों का निर्माण यहाँ करते रहे होंगे। वहाँ से काम करने का मतलब यह है कि हम सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल से हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना उत्खनन कार्य। और उत्खनन कार्य करने के दौरान जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, इससे हमें ये लगता है कि जो है यहाँ कुंभकारों की बस्ती निवास करती थी। चैत्र नवरात्र मेले के बाद विंध्याचल धाम का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया और इस दौरान हजारों की तादाद में भक्त गंगा के पवित्र जल को कलश में भरकर सभी देवी देवताओं के अभिषेक में शामिल हुए। नवरात्र में हर रोज देश के कोने कोने से भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं और तंत्र मंत्र के साधक माता दरबार की साधना में लीन होकर माता रानी की कृपा पाते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। मेला खत्म होने के बाद विंध्याचलवासी इस धाम की गंगाजल से धुलाई करते हैं। वैशाख महीने के पहले दिन होने वाली पूजा में विंध्याचल क्षेत्र के सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, धाम की सफाई करते हैं और नगाड़ा शहनाई की धुन के साथ माता की आराधना करते हैं। कि माँ विंध्यवासिनी दरबार में जो भी तंत्र साधना होती है नवरात्र के 9 दिन में, उसके लिए हम लोग डाकनी साकनी जो आवाहन करके जोगनी को लोग बुलाते हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए पूरा नगर मिलकर पूरा विंध्याचल नगर की सफाई करते हैं। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का अभिषेक करते हैं, माँ विंध्यवासिनी के चरण का अभिषेक करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से। हापुड़ में पुलिस की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया है। गुस्साए लोगों ने NH 24 पर जाम लगाया है।
तो पुलिस की गाड़ी से एक बच्चा कुचला गया है हापुड़ में। हापुड़ से ये बड़ी खबर इस वक्त। हापुड़ में पुलिस की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया है। गुस्साए लोगों ने NH 24 पर जाम लगाया है। तो दुर्घटना की ये खबर हापुड़ से, पुलिस की गाड़ी से एक बच्चा कुचला गया है, लेकिन इस बात से गुस्साए लोगों ने NH 24 पर जाम लगा दिया है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। ताहिर, आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई है और पुलिस को लेकर लोगों में किस तरह का आक्रोश है, कितना आक्रोश है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सिंबावली थाना क्षेत्र का ये सिखेड़ा गांव है। यहाँ पर एक शादी समारोह था, जिसमें शादी समारोह में डीजे को बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसके बाद जो है ये मामला थाने गया और थाने से जो पुलिस आई, मौके पर पहुंची, उसकी पुलिस की गाड़ी से एक जो है मासूम बच्ची 13 साल की नाजिया नाम की, उसको गंभीर चोट लगी, वो गाड़ी के नीचे कुचल गई। उसके बाद जब वो पुलिस गांव में पहुंची, वहां धरपकड़ की। धरपकड़ के बाद जो है गुस्साए ग्रामीणों ने NH 24 जाम कर दिया और उसके बाद आपस में दोनों पक्षों में पथराव हुआ। लगभग 4 बच्चों सहित आधा दर्जन लोग इस पथराव में घायल हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए ताहिर। और आइए अब देखते हैं खबर एक नजर के तहत कुछ खबरें। लखनऊ के आशियाना में महिला सर्राफा व्यापारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश शक्ति भूषण पर 5,000 रुपयों का इनाम घोषित था और ये काफी समय से फरार चल रहा था। पूछताछ में शक्ति भूषण ने लूट की कई वारदातों को कबूल किया है। लखनऊ के पौष इलाके माल एवेन्यू के कब्रिस्तान में लगी आग बुझा ली गई है। आग लगने का कारण लापरवाही बताया जा रहा है। जिस इलाके में आग लगी थी वहां से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय समेत कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का सरकारी आवास भी है। सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आंगनबाड़ी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 16 सूत्री मांगे जिलाधिकारी को सौंपी हैं और सरकार से अपने लिए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। हापुड़ के धौलाना स्थित मुर्गी दाना फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।